इवनिंग बच्चों। तो आई थिंक बहुत दिन हो गए 9th क्लास लिए हुए, तो एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था इसलिए क्लास नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था और न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था। आज हम लोग जा रहे हैं मोमेंटम के बारे में पढ़ने। मोमेंटम के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो टुडेज टॉपिक इज, we can say that principle of conservation of linear momentum। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी हम इसको बोलते हैं। तो क्या है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं जैसे हम लोग इस पे एग्जांपल लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अगर देखे होंगे, आप लोग टीवी में देखा होगा बंदूक चलाते हुए लोगों को, किसी को, या गन चलाते हुए, तोप चलाते हुए। तो उसमें क्या रहता है कि जब कोई तोप चलती है, तोप में उसमें से गोला क्या होता है तो बाहर निकलता है और तोप पीछे की तरफ भागता है। मतलब जैसे ही क्या होता है कि कोई फोर्स अप्लाई होता है आगे की तरफ, तो उस पर एक बैकवर्ड फोर्स भी लगता है, दोनों होता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसके बेस पे लगता है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल के बेस पे लगता है। मतलब क्या होता है कि जब कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम क्या होता है? टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। सिंपली हम यही कह सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम जिसपे 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर कोई बाहर से फोर्स ना एक्ट करे। अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है हमारे पास, तो उस सिस्टम के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। इसके स्टेटमेंट है, for an isolated system of two system, the total linear momentum of the system total linear momentum of the system remains conserved provided no external force acts on it. Provided no external force acts on it. अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? तो कंजर्व्ड रहेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग 2 ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। ये इनिशियली इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। इनिशियली u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो क्या होगा, कुछ देर में जाके इसको टकराएगा। जब m1 जाके m2 से टकराएगा, तो ये क्या करने वाला है? तो ये ट्रिगर का एक फोर्स उस पर अप्लाई करने वाला है। ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, टकराएगा, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही m1 जाके m2 को हिट करता है, उस केस में क्या होगा कि दोनों को वेलोसिटी में चेंज आएगा।
ये तो फिक्स है, होने ही वाला है। अगर m1 जाके m2 में टकरा रहा है तो दोनों के वेलोसिटी में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही, बट इनके मोशन का डायरेक्शन गोइंग टू रिमेन द सेम। अभी भी दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। ओके, तो व्हाट हैपेंस व्हेन there is two objects which are moving in a particular direction and they hit one another, they are applying a force on one another, and because of this their velocity is going to change. So let u1 is the initial velocity of m1, u2 is the initial velocity of m2, v1 is the final velocity of m1 and v2 is the final velocity of m2। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। So we can say that लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज पी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू पीएफ। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, तो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि टोटल मोमेंट लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, और टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ये दोनों को हम सिस्टम के रूप में लेके चल रहे हैं, तो इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2 प्लस ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो ये हो जाएगा m1 v1 और उसका हो जाएगा m2 v2। ठीक है, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो दिस इज हाउ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट कोई चीज बस लिख देने से नहीं हो जाता है, दैट इज, इसको हमको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। हर चीज को तो प्रूव नहीं किया जाता, जिसको प्रूव किया जाता है उसको प्रूव करेंगे। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ को प्रूव करना मतलब उसका भी प्रूफ हो जाता है आजकल, बट दैट इज नॉट दैट इजी। बट ये इसको हम लोग प्रूव किया जा सकता है, लॉज को जनरली प्रूव किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट दिस कैन बी प्रूव। सो हाउ टू प्रूव दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, so let us go to the proof। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है भाई साहब, तो आप इसको रट लें, समझ लें, याद कर लें, जो करना है कर लें, लेकिन ये आएगा तो आएगा, ठीक है। तो क्या आने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमको था एक मास जिसका, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास था m1 और एक ऑब्जेक्ट जिसका मास था m2। दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 respectively. After some time, when they hit one another, the velocity become v1 and v2 and still they are moving in the same direction. ठीक, इतना हमको गिवन है। हम लोग किस पे हैं, तो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। वी आर गोइंग फॉर द प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आई थिंक ये आपका इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है, देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। लेट m1, m2 be the mass of both moving objects u1, u2 be the initial velocity of objects and v1, v2 be the final velocity of objects. Okay. Now
what is the initial moment of the moving objects? What is the initial momentum of moving objects? Which is pi. So pi इनिशियल मोमेंटम की हम बात करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2. And if we are talking about the final momentum, what should be the final momentum of the moving objects? Pf, so that is m1 v1 plus m2 v2. Okay. अब ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ये हमारा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था m1 u1, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था m2 u2, तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1, फाइनल मोमेंटम m2 u2। ना इसको नाम देते हैं ए बी, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम of the object of A के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, so it is equal to फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज m1। A के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो इसके मोमेंटम में चेंज हो गया हमारा m1 v1, तो m1 v1 माइनस m1 u1। B के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ B, तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2, m1 v1 माइनस m1 u1 और m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। m1 v1 माइनस m1 u1, m2 v2 माइनस m2 u2, ये हो गया B के मोमेंटम में चेंज, ये हो गया A के मोमेंटम में चेंज, ठीक है। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, force acting on object A, force acting on object A, तो क्या था, तो ये था चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, m1 v1 माइनस m1 u1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। अगर A पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो A के मोमेंटम में चेंज का रेट, A के मोमेंटम में चेंज का रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ A, तो वो हो जाएगा हमारा m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी। रेट ऐसे निकालते हैं, रेट कैसे निकलता है, तो रेट निकलता है हमारा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, इसको लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। सिमिलरली force acting on B, that should be equal to m2 v2 minus m2 u2 upon t, ठीक। Now from Newton's third law, Fa is equal to माइनस Fp। क्या कहता है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो पहले ऑब्जेक्ट के फोर्स के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। Fa should be equal to Fp but the direction should be opposite, so direction is taken as negative, so Fa equal to Fp with a negative sign, okay। तो ये हमारा हो गया Fa equal to minus Fp। now what is the value of Fa? Fa is equal to m1 v1 minus m1 u1 upon t, that should be equal to minus of m2 v2 minus m2 u2 upon t।
Fine. Now this can be written as T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया M1V1 माइनस M1U1 इक्वल टू M2V2 प्लस M2U2। दैट कैन बी रिटन एज M1V1 प्लस M2V2, इसको इधर क्या तो प्लस हो गया, और M2U2 प्लस M1U1 और M1U1 प्लस M2U2 should be equal to M1V1 plus M2V2. That is initial momentum equal to final momentum. Okay, this is what we get from the conservation of linear momentum principle. That is M1U1 equal to plus M2U2 equal to M1V1 plus M2V2। ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मोमेंटम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं हमारे। ठीक है, और रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, तो रॉकेट को ऊपर को जाने के लिए मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो रॉकेट नीचे की तरफ फ्यूल का जो धुआं होता है नीचे की तरफ प्रेस करता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव होता है। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, बट दिस इज हाउ वी कैन प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है कि आता ही आता है, तो ये एग्जाम में आपका आएगा। ठीक, नाउ ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। नाउ अभी तक हम लोगों ने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया इस चैप्टर पे बेस्ड, तो हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल आज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे। वैसे इसमें अब कुछ और है नहीं, बट फिर भी हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। न्यूटन थर्ड ऑफ लिनियर मोमेंटम पे हम लोग एक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मिलेंगे। इसलिए क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बेसिकली न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा, जहाँ पर हम बस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें और ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, फिर भी कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है, a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meters per second. Calculate the required velocity of gun. वैसे तो हम लोग गन नहीं चलाए होंगे, लेकिन गन चलाने पे बता देता हूँ क्या होता है। कोई भी अगर आप गन चलाते हैं तो उसमें एक पीछे की तरफ झटका लगता है, जिसको रिकॉइल बोलते हैं। हाँ, आप लोग तो पबजी प्लेयर हैं, बहुत सारे लड़के पबजी खेलते होंगे, तो उसमें भी रिकॉइल का कॉन्सेप्ट आता होगा। ध्यान में अगर आपको होगा तो बहुत सारे गन जब आप चलाते होंगे तो देखते होंगे कि उसका निशाना हट जाता होगा। आपने गन चलाया तो निशाना इधर हो गया, उसको रिकॉइल बोलते हैं। अ गन विल बी फार बेटर इफ द रिकॉइल इज लेस। आप लोग देखते हो कि बेटर से बेटर जो गन होता है उसमें रिकॉइल कम होता है। ठीक है, तो अगर गन ज़्यादा भारी है तो रिकॉइल उसमें कम होना चाहिए। ठीक है, और ये रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ही हैवी रिकॉइलिंग होती है, क्योंकि गन का
बुलेट की स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, एंड दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम प्रिंसिपल. So what has been given in the question, a bullet of mass 10 ग्राम. तो जो दिया हुआ हम लोग लिख लेते हैं. तो mass of bullet that is mb which is equal to 10 ग्राम which is equal to 0.01 kg में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा. is fired from a gun of mass 6 kg. mass of gun equal to 6 kg with a velocity of 300 meter per second. The initial velocity of gun, the initial velocity of bullet is equal to 300 meter per second. Calculate the required velocity of gun. बोला कि गन कितना वेलोसिटी से पीछे की तरफ भागेगा, गन कितना वेलोसिटी से पीछे की तरफ भागेगा, ये हमको फाइंड करना है. ठीक है, that is we have to find the final velocity of gun. इतना सारा चीज दिया हुआ है. नाउ यहाँ पे हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम प्रिंसिपल लगा देते हैं. तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम प्रिंसिपल कैन आई से द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट. तो ध्यान देंगे, मास ऑफ बुलेट इनटू initial velocity of bullet mb into ub plus mass of gun into initial velocity of gun. क्या गन इनिशियली मूव कर रहा था? गन तो मूव नहीं कर रहा था, गन तो रुका हुआ था. ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू इनिशियल वेलोसिटी. तो mb into ub plus mg into ug equal to mass of mb into vb plus mg into vg. हाँ, इनिशियल कंडीशन पे क्या था? सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिख दिया था. मास ऑफ बुलेट, ठीक है, दैट इज नॉट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो ध्यान देते हैं. अभी क्या है, तो ये मेरे पास गन है, गन के अंदर बुलेट है, वो भी रेस्ट में है, गन है, ये भी रेस्ट में है. अब जब बुलेट निकल जाएगा तब गन है पीछे की तरफ जाएगा, तो दैट इज द फाइनल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन क्या है, तो बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है. फाइनल कंडीशन क्या है, तो बुलेट आगे जा रहा है, गन पीछे जाएगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम प्रिंसिपल. सो इनिशियल मास ऑफ द बुलेट 0.01 kg into initial velocity 0, mass of gun equal to 6, initial velocity of 0, mass of bullet equal to 0.01, vb हमको vb दिया हुआ कितना 300, mass of gun कितना दिया, तो mass of gun दिया 6 kg, vg हमको फाइंड करना है. तो 0 equal to 3 plus 6 vg, 0 equal to 3 plus 6 vg हो गया, 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 vg is equal to -3 और vg equal to -3/2 which is equal to -0.5 meter per second. So velocity of gun after the velocity of requiring of gun is equal to -0.5 meter per second. That is -0.5 meter per second. Okay. So this is how we can use the principle of conservation of linear momentum in solving the various types of problems. Okay. I think आज के वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि मैंने दिन में शूट किया है, दिन में शूट के लिए प्रॉब्लम्स आते रहती हैं. ओके, बट फिर भी देखिएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज क्लास. एंड एक्चुअली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, और थ्योरी से ज़्यादा है भी नहीं हमारे पास. बट न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अगले क्लासेस में. ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट.